एक 20 साल का नौजवान लड़का रोजी रोटी के जुगाड़ में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से दिल्ली शहर जाता है। वहां जाने के बाद वो बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटाता है और उनसे काम मांगता है। एक दिन एक महिला की नजर उस पर पड़ती है। उस महिला की उम्र लगभग 30 साल होती है। वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम क्या काम कर सकते हो। वो कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। महिला कहती है, कुछ भी मतलब क्या कर सकते हो? वो फिर कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद वो उसे ऊपर से नीचे तक निहारती है और उसके बाद अपने पास काम पर रख लेती है। अब जैसा वो लड़का सोच रहा था उसे वैसा ही काम मिल जाता है। लेकिन एक दिन उस महिला का एक भयानक रूप उसके सामने आता है जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक बहुत ही रोमांचक कहानी है, शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से। एक लड़का जिसका नाम आरव होता है, 20 साल का ये लड़का अपने 2 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़ा होता है। परिवार बहुत गरीब था और घर के बड़े लड़के होने के नाते धीरे धीरे उसके कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ रही थी। इसीलिए वो 10वीं तक की पढ़ाई करता है। उसके बाद पढ़ाई छोड़ देता है और फिर अपने साथियों के साथ दिल्ली शहर आ जाता है काम करने के लिए। अब जो उसके साथ आए लोग थे वे अलग अलग काम कर रहे थे। कोई चौकीदारी का काम कर रहा था, कोई पेंट पॉलिश का काम, कोई फर्नीचर का काम। जब आरव भी उनके साथ काम करने लगता है तो उसे वो काम पसंद नहीं आता, क्योंकि गांव में उसने कभी ऐसा काम किया ही नहीं था। इसीलिए जब वो कुछ दिन काम करता है तो बीमार पड़ जाता है। तब उसके साथ रहने वाले लोग कहते हैं कि लगता है दिल्ली का बानी तुम्हें सूट नहीं कर रहा है, तुम गांव वापस चले जाओ। लेकिन वो सोचता है कि गांव जाकर भी मैं क्या करूंगा, घर में इतनी गरीबी है। उसके बाद वो कमरे से निकलकर खुद ही इधर उधर काम ढूंढने लगता है। जब वो दिल्ली के बड़े बड़े बंगलों को देखता है तो सोचता है कि इनमें भी तो काम करने वाले लोग होंगे, अगर कहीं इनमें काम मिल जाए तो बहुत आराम हो जाएगा। यही सोचकर वो बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटाने लगता है। लेकिन जब कोई दरवाजा खोलता तो ऐसे अनजान लोगों को कोई काम देता नहीं था। कुछ लोग उल्टा सीधा कहकर उसे भगा देते थे। और इसी तरह वो 4-5 दिन तक काम ढूंढता रहा। एक दिन वो एक बड़े घर का दरवाजा खटखटा रहा था, तभी पीछे से उस घर की मालकिन, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी और जिसका नाम निशा था, अपनी कार से आ जाती है। वो उसे दरवाजा खटखटाते हुए देखती है और कार का हॉर्न बजाती है। जैसे ही हॉर्न की आवाज आती है, आरव घबरा जाता है और वहां से हटने लगता है। तभी वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, इधर आओ, तुम क्या कर रहे थे? दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे? वो घबरा कर कहता है, कुछ नहीं मैडम। निशा कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें देखा है, तुम चोर हो क्या? वो तुरंत हाथ जोड़कर कहता है, नहीं मैडम, मैं बहुत गरीब हूं। मैं दरवाजा खटखटा रहा था ताकि अंदर वाले से काम मांग सकूं। निशा कहती है, अंदर कोई नहीं रहता, उस घर की मालकिन मैं हूं, घर मेरा है। अगर तुम्हें काम चाहिए तो बताओ तुम क्या काम कर सकते हो? वो कहता है, कोई भी काम कर सकता हूं। निशा उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। 20 साल का हट्टा कट्टा जवान लड़का था आरव। तभी वो अचानक उससे पूछती है, अगर तुम्हें ढेर सारे रुपए मिलेगा तो क्या किसी का खून कर सकते हो? ये सुनकर आरव घबरा जाता है और तुरंत कहता है, नहीं मैडम, मैं ये काम नहीं कर सकता। निशा कहती है, बहुत सारा पैसा मिलेगा, करोड़ों रुपए मिलेंगे, बताओ ऐसा कर सकते हो? आरव कहता है, नहीं मैडम, किसी भी कीमत पर मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। वो उसकी बात सुनकर डर जाता है और जाने लगता है। लेकिन तभी निशा उसे फिर से बुलाती है और कहती है, रुको, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि कहीं तुम उन लोगों में से तो नहीं हो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन आजकल अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती रहती हैं। तभी वो लड़का बोलता है, देखिए मैडम, इस दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते, पर आप जो कह रही हैं वो एकदम सही बात है, पर मैं वैसा नहीं हूँ। क्या मैं आपको कहीं से भी खूनी नजर आ रहा हूँ? चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे अच्छे लगे। फिर वो कहती है, अगर चाहो तो मेरे पास काम कर सकते हो। आरव पूछता है, क्या काम करना होगा? निशा कहती है, घर का काम करना होगा, जो भी काम होगा वो करना पड़ेगा और सैलरी तुम जितना कहोगे उतना मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ इसी घर में रहना पड़ेगा। आरव थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, ठीक है मैडम, मैं कल आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। शाम को वो अपने रहने की जगह पर जाता है और बताता है कि उसे काम मिल गया है। अगले दिन सुबह वो अपना सामान और कपड़े लेकर उस घर में आ जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि घर बहुत बड़ा और शानदार है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों से घर की ठीक से सफाई नहीं हुई है। वो तुरंत काम में लग जाता है, पूरे घर की सफाई करने लगता है। काम करते करते पूरा दिन बीत जाता है और निशा उसे काम करते हुए देखती रहती है। बीच बीच में उसे समझाती रहती है कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है और क्या करना है।
जब रात हो जाती है तो वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? आरव कहता है, नहीं मैडम, मुझे खाना बनाना नहीं आता, अभी मैं सीख ही रहा हूँ। निशा कहती है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। फिर वो उसे किचन में ले जाती है और खुद खाना बनाती है। साथ साथ उसे भी सिखाती है कि खाना कैसे बनाया जाता है और घर के काम कैसे किए जाते हैं। यहीं से आरव की जिंदगी एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ने लगती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खाना बनाते समय निशा उसे हर छोटी छोटी बात समझा रही थी। वो बताती थी कि सब्जी कैसे काटते हैं, मसाले कब डालने होते हैं और रोटी कैसे बनती है। आरव ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था। उसे ये देखकर थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा था कि इतनी अमीर औरत खुद किचन में खड़ी होकर खाना बना रही है और उसे सिखा भी रही है। कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते समय दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत होने लगती है। आरव थोड़ा झिझकते हुए पूछता है, मैडम, आप इस घर में अकेली रहती हैं क्या? यहाँ और कोई नहीं रहता? निशा कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी दिखाई देती है। फिर वो धीरे से कहती है, हाँ, मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ। आरव फिर पूछता है, लेकिन क्यों? इतना बड़ा घर है, परिवार में और कोई नहीं है क्या? निशा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, जो भी मेरी जिंदगी में आता है कुछ समय बाद मुझे छोड़कर चला जाता है। ये सुनकर आरव थोड़ा हैरान हो जाता है। निशा फिर कहती है, एक दिन तुम भी चले जाओगे। आरव तुरंत कहता है, ऐसा क्यों कह रही है मैडम? निशा गहरी सांस लेते हुए कहती है, क्योंकि मुझे एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो रात के समय सामने आती है। जब लोगों को उसके बारे में पता चलता है तो वे मुझसे डर जाते हैं और मुझे छोड़कर चले जाते हैं। आरव उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे लोग इतना डर जाते हैं। खाना खाने के बाद निशा उससे पूछती है, अब बताओ तुम कहाँ सोओगे? आरव कहता है, मैडम, जहाँ आप कहेंगी वहीं सो जाऊंगा। निशा कहती है, अगर चाहो तो इसी कमरे में एक चारपाई लगा लो और यहीं सो जाओ। आरव थोड़ा झिझक जाता है और कहता है, मैडम, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? निशा हंसते हुए कहती है, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम बगल वाले कमरे में सो सकते हो। आरव कहता है, ठीक है मैडम, मैं बगल वाले कमरे में सो जाऊंगा। इसके बाद वो पास वाले कमरे में जाकर बेड पर लेट जाता है, लेकिन इतना नरम और मुलायम बेड होते हुए भी उस रात उसे नींद नहीं आती। उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे खुशी भी हो रही थी कि आखिर उसे काम मिल गया था। अब उसे रोज रोज काम ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वो सोच रहा था कि उसे सिर्फ इसी घर का काम करना है और यहाँ रहने की भी जगह मिल गई है। लेकिन उसी समय उसे निशा की बात याद आती है कि उसे कोई अजीब सी बीमारी है जो रात में सामने आती है। यही सोचते सोचते आधी रात बीत जाती है। तभी अचानक उसे पास वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पहले तो वो सोचता है कि शायद उसे वहम हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में आवाजें तेज होने लगती हैं। आवाजें बिल्कुल अजीब थीं, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो, जैसे कोई बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा हो। आरव एकदम उठकर बैठ जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो ध्यान से सुनता है तो समझ जाता है कि आवाज निशा के कमरे से ही आ रही है। अब वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालता है और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलता है। वो निशा के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचता है। दरवाजे के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी चीखने की आवाज, कभी कराहने की आवाज। उसका मन कह रहा था कि वापस अपने कमरे में चला जाए, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती। वो धीरे से दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके बाद आरव जो अंदर का नजारा देखता है, निशा की जो हालत थी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, लगभग उसका पूरा शरीर दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके शरीर पर ब्लाउज और पेटीकोट के अलावा कुछ भी नहीं था। और वो अजीब तरीके से चीख रही थी। कभी अंगड़ाइयां ले रही थी, कभी अपने बालों को जोर जोर से हिला रही थी, कभी सिर झटका रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि कोई भी आदमी उस दृश्य को देखकर डर के मारे वहां से भाग खड़ा होता। लेकिन आरव के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, फिर भी वो वहां से भागता नहीं है। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे ध्यान से देखता है। निशा उस समय बिल्कुल अलग ही हालत में थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। कमरे का पूरा माहौल डरावना हो चुका था। आरव धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम रखता है। जैसे ही निशा की नजर उस पर पड़ती है, वो गुस्से में चीख कर कहती है, कौन है तू? इस घर में क्या कर रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि किसी का भी दिल दहल जाए।
लेकिन आरव खुद को संभालते हुए उसके सामने खड़ा रहता है। वो कहता है, ठीक है, मैं देखता हूं कि कौन किसको मारता है। अगर तेरे में दम है तो मुझे छू कर दिखा। वो बिल्कुल पहलवान की तरह उसके सामने डट कर खड़ा रहता है। निशा उसे घूरते हुए कहती है, तुझे मौत से डर नहीं लगता? तू मरने आया है। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। आरव कहता है, अगर तू सच में ताकतवर है तो मुझे छू कर दिखा, मैं यहीं खड़ा हूं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर आरव धीरे धीरे उसके पास जाता है। वो उसके बालों को पकड़ता है और उसे कसकर पकड़ लेता है ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचा सके। उसी समय वो कुछ मंत्रों का जाप करने लगता है। निशा बहुत बेचैन हो जाती है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, कभी हाथ पैर मारती है, कभी जोर से चीखती है, लेकिन आरव उसे मजबूती से पकड़े रहता है और लगातार मंत्र बोलता रहता है। धीरे धीरे उसकी चीखें कम होने लगती हैं। उसका शरीर ढीला पड़ने लगता है। कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है और जमीन पर बैठ जाती है। कुछ समय बाद उसे होश आता है। जब उसे एहसास होता है कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं और कोई उसे पकड़े हुए था, तो वो तुरंत खुद को छुड़ाती है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगती है। फिर वो थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो जाती है। आरव भी उससे अलग हटकर सामने खड़ा हो जाता है। आरव पूछता है, मैडम, आपको क्या हो गया था? इतना सुनते ही निशा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, यही तो मेरी बीमारी है। मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ आखिर होता क्या है। वो बहुत दुखी होकर रोने लगती है। आरव शांत होकर उसकी बात सुनता है और फिर कहता है, मैडम, मुझे पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। निशा आश्चर्य से उसकी तरफ देखती है और पूछती है, तुम्हें यह सब कैसे पता? आरव कहता है, क्योंकि मैं बचपन से ये सब देखता आया हूं। मेरे पिताजी गांव में ओझा है। उनके पास रोज 10-20 लोग आते हैं और उनकी हालत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसी आपकी थी। मेरे पिताजी उन सब का इलाज करते हैं। मैं बचपन से ये सब देखता आ रहा हूं, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। ये सुनकर निशा की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई देती है। वो रोते हुए कहती है, क्या सच में मैं ठीक हो सकती हूं? आरव कहता है, हाँ मैडम, आप बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। बस आपको मेरे साथ मेरे गांव चलना होगा। मेरे पिताजी आपका इलाज कर देंगे। ये सुनकर निशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो रोते होते अचानक आरव को गले लगा लेती है और कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार है। फिर वो कहती है, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूं। बस मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। आरव उसे समझाते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उस समय रात काफी हो चुकी थी। निशा कहती है, आज तुम इसी कमरे में सो जाओ। अब अगर तुम यहां रहोगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। आरव भी मान जाता है और कमरे में अलग चारपाई पर सो जाता है। लेकिन उस रात निशा के मन में एक अजीब सा डर था कि कहीं ये लड़का भी बाकी लोगों की तरह उसे छोड़कर न चला जाए। इसलिए थोड़ी देर बाद वो उठकर उसके पास आती है और उसके करीब आकर बैठ जाती है। वो उससे और करीब आने की कोशिश करती है, जैसे वो उसे अपने पास रोक लेना चाहती हो। लेकिन आरव उसे रोक देता है और कहता है, मैडम, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक आप ऐसी बातें मत सोचिए। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपकी सारी तकलीफें दूर करके ही रहूंगा। ये सुनकर निशा थोड़ा शांत हो जाती है। उसके बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। लेकिन उसी रात से दोनों की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से आगे की कहानी बिल्कुल बदलने वाली थी। उस रात के बाद आरव उसी घर में रहने लगता है और रोज उस घर का काम ईमानदारी से करता रहता है। अब निशा को भी उसके साथ रहने से थोड़ा सुकून मिलने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पहली बार कोई ऐसा इंसान उसकी जिंदगी में आया है जो उसकी हालत देखकर भी उससे दूर नहीं भागा, बल्कि अपना जीवन की परवाह किए बगैर डटकर सामना किया। दिन बीतते जाते हैं और दोनों के बीच अच्छी बातचीत होने लगती है। आरव घर के सारे काम करता था और निशा भी कभी कभी उसके साथ बैठकर बातें करती थी। अब उनके बीच अजनबीपन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। कुछ दिनों बाद नवरात्रि का समय आता है। उसी दौरान आरव अपने पिताजी से फोन पर बात करता है और उन्हें सारी बात बता देता है। वो बताता है कि एक महिला है जिसकी हालत बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसी उनके पास आने वाले लोगों की होती है। आरव के पिताजी उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और फिर कहते हैं कि अगर सच में ऐसा है तो उसे यहाँ गांव ले आओ। यहाँ पूजा पाठ करके उसका इलाज किया जा सकता है। इसके बाद आरव निशा से बात करता है और कहता है कि अब उसे उसके साथ गांव चलना होगा। निशा बिना किसी झिझक के तैयार हो जाती है। वो कहती है कि अगर इससे उसकी जिंदगी ठीक हो सकती है तो वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है। कुछ ही दिनों बाद दोनों उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लिए निकल पड़ते हैं।
लंबा सफर तय करके दोनों गांव पहुंचते हैं। जब आरव के पिताजी निशा को देखते हैं तो पहली नज़र में ही समझ जाते हैं कि उसकी समस्या बहुत गहरी है। फिर वे कहते हैं, बेटी तुम्हारी समस्या साधारण नहीं है, काली आत्मा का साया है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, माता रानी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद पूजा पाठ और अनुष्ठान की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी दौरान निशा की जिंदगी की पूरी सच्चाई सामने आती है। दरअसल निशा अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। उसके माता पिता बहुत अमीर थे, उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, बहुत बड़ा कारोबार था, शेयर थे, बॉन्ड थे और कई तरह की संपत्तियां थी। जब निशा की उम्र लगभग 18-20 साल की थी, तभी से उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी थी। अचानक कभी कभी उसकी हालत खराब हो जाती थी और वो अपने आप पर काबू खो बैठती थी। उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने उसे कई बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वे समझ गए कि ये साधारण बीमारी नहीं है। जब निशा की उम्र शादी के लायक हुई तो उसके माता पिता ने सोचा कि अगर उसकी शादी हो जाए तो शायद उसकी जिंदगी संभल जाए। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी और एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर वही समस्या शुरू हो गई। हर 15 दिन या 1 महीने में उसकी हालत अचानक खराब हो जाती थी। वो चीखने लगती थी, अजीब हरकतें करने लगती थी। उसका पति ये सब देखकर डरने लगा। कुछ समय तक उसने सहन किया, लेकिन आखिरकार वो भी परेशान होकर उसे छोड़कर चला गया। उसके बाद निशा अपने माता पिता के साथ रहने लगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों बाद उसके माता पिता भी इस दुनिया से चले गए। अब निशा बिल्कुल अकेली रह गई। धीरे धीरे उसकी उम्र 28-29 साल के आसपास हो गई। जब भी कोई नौकर या नौकरानी उसके घर काम करने आती थी, जैसे ही वे उसकी वो हालत देखते थे, वे डर कर तुरंत काम छोड़कर भाग जाते थे। लेकिन आरव सबसे अलग था। वो बचपन से ये सब देखता आया था, इसलिए उसे समझ में आ गया था कि ये क्या समस्या है। जब उस रात उसने निशा को पकड़ा था, तब उसका ध्यान उसके शरीर पर नहीं था, बल्कि वो उस बुरी शक्ति को महसूस कर रहा था जो उसके अंदर थी। इधर अब गांव में लगातार 15 दिनों तक पूजा पाठ, हवन और अनुष्ठान चलता है। आरव के पिताजी पूरे विधि विधान से माता रानी की आराधना करते हैं। धीरे धीरे निशा की हालत सुधरने लगती है। आखिरकार माता रानी की कृपा से वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। जब पूजा समाप्त होती है तो आरव के पिताजी कहते हैं, बेटी अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम वापस अपनी जिंदगी जी सकती हो। ये सुनकर निशा की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। लेकिन गांव के कुछ लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि ये शहर की औरत है, कोई कहता है कि आरव किसी को बहला फुसला कर यहाँ ले आया है। लेकिन असली सच्चाई सिर्फ 3 लोग जानते थे, आरव, उसके पिताजी और निशा। कुछ दिनों बाद दोनों वापस दिल्ली लौट जाते हैं। अब निशा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जब निशा पूरी तरह ठीक हो जाती है तो उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। एक समय ऐसा था जब वो जीने की उम्मीद लगभग छोड़ चुकी थी। जब भी उसकी वो हालत होती थी तो वो खुद को भी बहुत नुकसान पहुंचा देती थी। उसे ये डर हमेशा लगा रहता था कि पता नहीं वो इस दुनिया में कितने दिन और रह पाएगी। इसी वजह से वो बहुत परेशान रहने लगी थी। धीरे धीरे वो डिप्रेशन की दवाइयां भी लेने लगी थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। कभी कभी ऐसा ख्याल आता कि खुद को इस दुनिया से खत्म कर लूं। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब उसे महसूस हो रहा था कि वो सच में पूरी तरह ठीक हो चुकी है। आरव हर समय उसके साथ रहता था। वही लड़का जो एक समय उसके घर काम मांगने आया था, वही अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा ही नहीं बल्कि कुछ और बन चुका था और पहले की तरह उसी घर में रहने लगते हैं। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अब निशा के दिल में आरव के लिए अलग ही जगह बन चुकी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा लगाव होने लगता है। समय के साथ ये लगाव प्यार में बदल जाता है। आरव बहुत गरीब परिवार से था और निशा बहुत अमीर घर की थी। लेकिन अब इन दोनों बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। दोनों एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते थे। निशा पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी। वो अपने कारोबार को संभालने लगती है। अपने माता पिता का जो भी व्यापार था वो उसे फिर से अच्छे तरीके से चलाने लगती है। आरव भी उसके साथ हर काम में मदद करने लगा। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी खुशियों से भरने लगती है। समय बीतता है और फिर साल 2020 आता है। एक दिन निशा आरव से कहती है, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती क्योंकि तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। आरव उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर आप सच में ऐसा चाहती हैं तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है।
फिर दोनों खुशी खुशी शादी करने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों एक साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। आज दोनों बहुत खुश हैं। उनके घर में खुशियां ही खुशियां हैं। उनकी एक प्यारा सा बेटा भी है। आरव का परिवार भी अब खुशहाल हो चुका है। जो परिवार पहले गरीबी से जूझ रहा था, उसकी हालत भी सुधर गई है। निशा और आरव दोनों मिलकर अपनी जिंदगी बहुत खुशी से जी रहे हैं। एक समय ऐसा था जब निशा अकेली थी, परेशान थी और अपनी जिंदगी से हार चुकी थी। करने के लिए सोच रही थी, लेकिन आज वही महिला अपनी नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ रही है। और उसका कारण था आरव, जो एक नौकर बनकर उसके जीवन में आया था। कभी कभी जिंदगी में एक सही इंसान मिल जाए तो पूरी किस्मत बदल जाती है। यही इस कहानी का सच है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आगे भी मिलती रहें। फिर मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।